तो आज हम लोग, कल हमने किया था क्या, रैंक का डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक कैसे फाइंड करते हैं, उसको हमने कल देखा था और हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब 4x4 का मैट्रिक्स आ जाए या 3x4 का मैट्रिक्स आ जाए या 4x5 का मैट्रिक्स आ जाए और उसमें अगर रैंक बताने की बारी आती है तो हम डिटर्मिनेंट वाले मेथड में थोड़ा विफल हो जाते हैं, इस वजह से क्योंकि टू मच कैलकुलेटिव होता है। 4x4 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है, उसके बाद 3x3 के 16 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से उस केस में हमें मुश्किल आ जाती है। तो हम एक और मेथड पढ़ेंगे इसके ऊपर। उस मेथड के ऊपर आने से पहले, जो मेथड है उस पे आने से पहले हम पिछले क्लास में 4 क्वेश्चंस दिए थे, उसको सॉल्व करेंगे। और 7th लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था और बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम क्या करेंगे, कल के जो 4 क्वेश्चंस रैंक के ऊपर थे उसको देखेंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन जो 7th लेक्चर में थे, जो हमने आपको दिए थे, उसको भी आज देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो रैंक निकालने का एक और मेथड है, उस मेथड पे भी हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। मेथ प्रैक्टिस की तो जरूरत है ही, बिल्कुल मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की ही जरूरत है। गेट ऐसा एग्जाम है कि उसमें रेगुलरिटी मेंटेन करना, प्रैक्टिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। गेट 2025 का पेपर में क्या था, पूरा पीवाईक्यू था। 70 to 80%, 80%, ऑलमोस्ट 80% पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे। तो चलिए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। तो कल हमने ये सारे क्वेश्चंस दिए थे और अभी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन, अच्छा ये कोई कोई एरिया सेंसिटिव नहीं है क्या, यहाँ पे काम नहीं करता डॉट यार। चलो ठीक है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला सवाल देखेंगे हम। तो पहला सवाल जो हमारा कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसका हम क्या करेंगे। अगर इसका हमको रैंक फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, अभी अभी हम पढ़े हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट जीरो करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उससे रैंक कम होगा जितना उसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x3 का। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो जीरो आएगा। हम डायरेक्टली कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो रो 3 है, दिस रो एंड दिस रो इज कॉमन। यहां पे हम मैट्रिक्स को लिख देते हैं। मैट्रिक्स जो ए है वो है कुछ ऐसा, पेन का टिप थोड़ा पतला करो। मैट्रिक्स ए है वो है 1 1 1 1 -1 0 एंड 1 1 1। अब यहां पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर दो रो कॉमन होगा तो ये मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा। इसलिए क्योंकि यहां हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्या, R1 इज, R1 को हम लिख सकते हैं क्या, R1 माइनस R3। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब ये मैट्रिक्स जो बन जाएगा, ये मैट्रिक्स कुछ बन जाएगा ऐसा कि ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 1 -1 0 और ये हो जाएगा 1 1 1। ध्यान से देखिए, अब हम इजीली कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो है। और आप डायरेक्टली भी कह सकते थे क्योंकि रो 1 और रो 3 सेम था या सिमिलर था। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि रैंक मस्ट बी लेस देन 3। इतना कंडीशन अभी हमने निकाल लिया, रैंक लेस देन 3। अब रैंक 3 होगा तो अब इसके हम 2x2 के मैट्रिसेस को देखेंगे या 2x2 के माइनर को देखेंगे। तो यहां से भी अगर आप देखें कि 2x2 का एक पहला माइनर लेते हैं 1 1 1 -1, कौन सा ले रहे हैं, इसको हम अलग कलर से करते हैं। इसको हमने लिया है 2x2 का पहला माइनर, हमने इसको कंसिडर किया। जब इसको हमने कंसिडर किया तो हम इसको जब देखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसके डिटर्मिनेंट को, तो ये आएगा 1 × -1 और माइनस ऑफ 1 दैट इज माइनस ऑफ 2। और ये बताता है कि जो डिटर्मिनेंट है 2x2 के माइनर का वो जीरो नहीं है। इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका जो रैंक है वो रैंक इक्वल्स टू 2 है। तो इसका जो रैंक है R इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर दिया है। क्या क्लियर है, यस और नो, कमेंट करिए। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना,
कि रो वन रो ये दोनों सेम है, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि दो रो कॉमन हो डिटर्मिनेंट में तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। और सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में एक और कंडीशन भी हम पढ़े थे डिटर्मिनेंट 0 देखने का, कि अगर दो रो प्रोपोर्शनल हो, मेरे भाई चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं कुछ ऐसा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 4 1 2 3 2 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है कुछ ऐसा, 4 6 2 2 3 1 और क्या है 1 4 0 1 7 4 1 4 0 1 7 4। अब यहां पे फिर आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि जो इसका कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, कॉलम 2 का 2 टाइम्स कॉलम 1 है। यहां पे आपको ऑब्जर्वेशन काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम में डायरेक्ट रिलेशन है कि C2 C1 इज नथिंग बट 2 टाइम्स C2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? यहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि C1 माइनस C1 इज C1, इसको थोड़ा ऐसे करो, ठीक है। हाँ, C1 माइनस 2 टाइम्स C2, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे लगा दिया। और जो यहां से रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है वो आया है कुछ, C1 को रिप्लेस किया है हमने। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया? C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस 2 टाइम्स C2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी कॉलम 1 वाली वैल्यू सारी 0 आ जाएगी, और ये रहेगा एज इट इज, दैट इज 2 3 1 एंड 1 4 0 4 7 1। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगा दिया। अब यहां हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या था। इसका ऑर्डर था 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 ऑर्डर था। हमने पढ़ रखा है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर m इंटू n है तो उसका जो रैंक होगा वो n अगर छोटा है, जो छोटा होगा उससे बराबर या उससे कम होगा। लिख लीजिए, बगल में कंडीशन लिख लीजिए जो हमने एक बार बता चुका है, दोबारा लिख लीजिए। क्या है? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n where n is less than m, then इसको हमने इसी कॉम्बिनेशन से पिछली बार भी लिखा था। रैंक ऑफ M8 मैट्रिक्स, यहां पे n हमने छोटा बता दिया, बट इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक मैट्रिक्स है m इंटू n ऑर्डर का, तो उसका जो रैंक होगा लिख सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, ये वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट कैसे पढ़ता है यार, हाँ, m कॉमा n। यहां इक्वल भी नहीं देना है, यहां पे करना है आपको, यहां पे कंडीशन है इसको, ये वही लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज में फर्क है, सिमिलर बात कर रहा है। क्या क्लियर है? यस और नो? चलिए सर, जूमिंग ज्यादा है क्या? एक सेकेंड, ओके 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 ओके, चलिए अब सही है मेरे हिसाब से, दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है फोकस वगैरह में। चलिए ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो मिनिमम ऑफ m इंटू m और n में से कोई मिनिमम वाला होगा, उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, लेस देन इक्वल्स टू दिस। ये वाला एक्सप्रेशन आप लिख लीजिए। और हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तो हमने यहां से देख लिया कि 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक होगा वो या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अब आपको क्या चेक करना है, ये वाला, तो ये वाला कॉलम तो हमेशा के लिए साइड हो गया क्योंकि 0 0 0 दे रहा है, तो ये जब भी कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, अब इसको कैसे बना सकते हो, इसमें से आप 4 मैट्रिक्स बना सकते हो।
3 into 3 का इसमें 4 मैट्रिक्स बना सकते हो, क्योंकि रैंक 4 तो होने से रहा नहीं, तो अब रैंक 3 हो सकता है, रैंक 3 हो सकता है, यानी सबका डिटरमिनेंट चेक करना है 3 into 3 मैट्रिक्स का। अब यहां से चेक करेंगे कि 3 into 3 का कैसे बनेगा, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। सिंपल इस तरीके से सोचो कि 4 कॉलम्स हैं, आपको हर बार एक कॉलम को छोड़ देना है। एक बार आप इसको छोड़ोगे, एक बार इसको छोड़ोगे, एक बार इसको छोड़ोगे, एक बार इसको छोड़ोगे। समझ में आ रहा है? 4 कॉलम है तो 3 कॉलम को हमको लेना है, तो हर एक बार एक कॉलम को छोड़ देंगे। इसको सिंपल तरीका है 4C3 करेंगे कि 3 कॉलम को, चार कॉलम में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 4C3 करेंगे, यहां से 4 आएगा, 3 into 3 का 4 मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 into 3 का 4 मैट्रिक्स बनेगा, उसमें ये चीज हम क्लियरली कह सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में ये वाला कॉलम इंक्लूडेड होगा वो सारा 0 होगा। तो ऐसा होगा कि 3 मैट्रिक्स में ये वाला कॉलम इंक्लूडेड होगा। अगर मैं आप कहें तो मैं लिख करके बता दूं कि 3 into 3 के मैट्रिसेस अगर हम देखें तो 3 into 3 के जो मैट्रिसेस आने वाले हैं वो आने वाले हैं कुछ ऐसा, 0 0 0 0 2 3 1 1 4 0, एक ऐसा आएगा। उसी तरीके से अब आगे शिफ्ट करेंगे तो 0 वाला छूट जाएगा। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो जो हमारा फाइनली आएगा एक मैट्रिक्स, किसमें हमको चेक करना है, हमको चेक करना है ये वाला मैट्रिक्स में, हमको चेक करना है बस इसका। बाकी सारे जो मैट्रिक्स 3 into 3 आएंगे उसमें ये कॉलम इंक्लूडेड होगा, और जब ये कॉलम इंक्लूडेड होगा तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डेफिनेटली 0 होगा। तो हमको इसको चेक करना है, इसको यहां से हम ऐसे लाएंगे, इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे, 2 1 1 3 4 7 1 0 4। जब इसका आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, इसका जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, इसको बैक करो, हाँ, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। इसका वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 है तो 2 ले लिया, 4 into 4 दैट इज 16, माइनस 7 into 0 दैट इज 0, तो 16 हो गया। फिर माइनस ऑफ 1, अब दिस कैंसल, माइनस ऑफ 1 हो गया, 3 4 जा 12, माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7। अब करेंगे 1 दैट इज प्लस 1, दिस कैंसल, 3 0 0, 4 into 1 दैट इज माइनस ऑफ 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, क्या मैं सही सॉल्व कर रहा हूं, 2 1 1 3 4 7 1 0 4। चलिए ठीक है, तो 2 ले लिया, 4 16 हो गया, माइनस ऑफ 1 लिया, माइनस जब 1 लिया तो दिस कैंसल, 3 4 जा 12 माइनस 7 दैट इज 5, और उसी तरीके से यहां पे हो गया आपका माइनस 4। तो ये हो गया 32, 32 माइनस 5 दैट इज 27, 27 माइनस 4 दैट इज 27 माइनस 4 दैट इज 23। क्या ये सबका आया है, यस और नो, कमेंट करिए, क्या ये सबका आया है, जल्दी से बताइए इसको। जितने भी 3 into 3 के मैट्रिक्स होंगे उसमें सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगा जिसमें ये वाला कॉलम इंक्लूडेड नहीं होगा, और वो मैट्रिक्स होगा ये वाला। उसको सॉल्व करेंगे 2 1 1 3 4 7 3 4 7 1 0 4, तो इसका मैट्रिक्स इतना आएगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो इस मैट्रिक्स का रैंक होने वाला है, इसका रैंक होने वाला है 3। क्या ये सही है, रैंक 2 कहां पे मिरर है बताओ, 4 6 2, ये वाला 0 कर दिया हमने। फिर हमारा जो मैट्रिक्स आ गया वो मैट्रिक्स आ गया C1 माइनस 2 C2 किया, ठीक है, C1 हो गया 0, 2 3 1 1 4 0 1 7 4, ठीक है। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, 2 ले लिया, 4 4, ठीक है, 2 ले लिया, 4 4 जा 16 इंटू 2, सही है। क्या कुछ नंबर में गड़बड़ी है क्या, ओ हो, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां मिस्टेक है, यहां पे 1 है और हमने उसमें 4 ले लिया है, तो इसको आप सही कर लो, इसको कर दो यहां से। मैट्रिक्स कॉपी करने में हमने गलती कर दिया है, यहां पे आपका 1 है और उसी तरीके से यहां भी 1 होगा, तो इसको भी आप 1 कर दो। जब इसको 1 करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका, जब इसको मैट्रिक्स को फिर यहां भी 1 करोगे और यहां भी ऐसे हटाओगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 1 आएगा। अब 4 into 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे है 5
और कहीं गड़बड़ी हुआ होगा ना कैलकुलेशन। हाँ, तो यहां से 2 से करेंगे तो यहां जाएगा 4। उसी तरीके से फिर 1 को देखेंगे, जब 1 को देखेंगे तो दिस कैंसल 3 into 1 1 माइनस 1 into 7, दैट इज यहाँ पे भी चेंज आएगा। यहाँ पे चेंज कैसे आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा आपका कुछ ऐसा, बैक करो, हाँ 1 into दिस कैंसल 3 into 1 दैट इज 3 माइनस 7। क्या अब सही है, क्या अब सही है? 2 चेक, 2 लिया, 2 4 into 1 दैट इज 4, ये हो जाएगा 0। उस तरीके से माइनस ऑफ 1 दिस कैंसल 3 into 1 दैट इज 3, 7 है ना, एज इट इज 7। हाँ, 3 into 1 दैट इज 3 माइनस 7 into 1 दैट इज माइनस ऑफ 7, तो यहां हो जाएगा -4 + 4, तो यहां पे हो जाएगा 8। अभी भी 0 नहीं आ रहा है। चलिए, फर्स्ट रो लास्ट रो 1 नहीं 3 होगा, लास्ट रो में 1 नहीं 3 होगा, क्या कहां है? बैक करो, क्वेश्चन देखो। 4, ये दो तो सही है, क्या ये दो सही है? 1 3 2 2 6 4, ठीक है। 0 4 1 0 4 1 0 4 1 और बैक करेंगे 1 7 1 7 3। ओ हो, सॉरी, यहां भी मिस्टेक है कॉपी में, यहां पे है, तो ये आप समझ लो। अब यहां तो बहुत ज्यादा एरर आ गया है यार इसमें। कमेंट करके तुम लोग बता नहीं रहे हो, जब पूरा हम पहुंच गए लास्ट स्टेप पे तब बता रहे हो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। अब सही आ जाना चाहिए इसको, रुको इसको पूरा इरेज करो। सॉल्व करो इसको। 2 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 दिस कैंसल 3 माइनस 7 3 माइनस 7 प्लस 3 दिस कैंसल 3 into 0 0 माइनस ऑफ 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 दैट इज 0। तो रैंक इसका 3 भी नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं कि रैंक यहां से निकालने के बाद कह सकते हैं रैंक इज लेस देन 3। रैंक इज लेस देन 3, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ इसलिए टाइम यहाँ पे व्यर्थ हुआ है। आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी नहीं। सर क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, कॉपी हाँ कर सकते, चलो ठीक है, अच्छा आइडिया, गुड। इसलिए अगले अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे, ठीक है। तो रैंक 3 से कम होगा। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको कोई भी 2 into 2 मैट्रिक्स को चेक करना है, तो जब 2 into 2 के कोई भी मैट्रिक्स लेकर के देखो, यहां से एक मैट्रिक्स हमने ऐसे लिया, तो 2 into 4 दैट इज 8 माइनस 1 into 3 दैट इज 3, तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां से हम पता कर पा रहे हैं कि 2 into 2 के इसके जो माइनर हैं उसके डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहे हैं। तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि इसका जो रैंक है वो 3 नहीं बल्कि 2 है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या क्लियर है सभी को? ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो हमने कल करवाया था ना शायद, नहीं पिछले क्लास में करवाया था। चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ये हो गया, इसका रैंक क्या आ गया? इसका भी रैंक 2 आ गया। अब चलेंगे इसके ऊपर। तो इसको हम जैसा कि इसको कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पेज है इसको आज हमने इंपोर्ट किया है, तो ये इनबिल्ट पेज है, इसको हमने इस पे लिखा नहीं है, इस वजह से ये कॉपी नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 into 4 का, 3 into 4 का इसका ऑर्डर है। तो इसमें भी आपको सिमिलरली उसी तरीके से चेक करने हैं। ये है 1 2 3, यह है 1 4 3 और उस तरीके से ये, हाँ। तो इसमें 3 into 3 के मैट्रिसेस को आपको चेक करने हैं। इसमें कितना मैट्रिक्स बनेगा? एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें ये वाला रो नहीं होगा, एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें ये वाला कॉलम नहीं होगा। ध्यान से सुनना, पहले एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें ये कॉलम नहीं होगा, एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें ये कॉलम नहीं होगा, एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें ये कॉलम नहीं होगा, और एक और मैट्रिक्स बनेगा जिसमें ये कॉलम नहीं होगा।
तो 3 into 3 के यहां से 4 डिटर्मिनेंट आएंगे, 4 मैट्रिक्स आएंगे और चारों को आप डिटर्मिनेंट चेक करना, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको देख लेना कि क्या आता है। चलिए, क्या इसको मैं सॉल्व करूं? इट्स टाइम टेकिंग, हमें आगे भी पिछले क्लास के भी 4-5 क्वेश्चन अभी करने हैं, तो क्या मैं इसको सॉल्व करूं? यस और नो कमेंट करिए। क्या मैं इसको सॉल्व करूं या नहीं? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कॉन्सेप्ट है? 3 into 4 का मैट्रिक्स है, तो आपको इसमें से इसका तो ये तो आपको क्लियर पता है ना। अब आप जो हमने प्रॉपर्टी लिखवाया उससे पता है कि रैंक 3 होगा या 3 से कम होगा, ये तो क्लियर है, या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके 3 into 3 मैट्रिसेस को लिखेंगे, जो माइनर है इसके, इस मैट्रिक्स के जो माइनर है 3 into 3 के, वो सारे हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक लिखेंगे, इसको 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 लेंगे, यानी इसको छोड़ दिया। हर एक मैट्रिक्स में एक एक कॉलम को छोड़ते जाना है, आपका 4 मैट्रिक्स आ जाएगा। 4 रो से 3-3 का जब बनाओगे तो 4 मैट्रिक्स आएगा। चारों मैट्रिक्स को आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर किसी एक का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो रैंक 3 हो जाएगा, और अगर सबका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो रैंक 3 नहीं होगा। फिर आप 2 into 2 का जब चेक करोगे वो 0 नहीं आएगा। 3 into 3 के अगर सारे डिटर्मिनेंट 0 हो गए तो रैंक क्लियरली हम बोल सकते हैं 2 होगा, क्योंकि 2 into 2 का जो ये मैट्रिक्स देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही है, इसको मैट्रिक्स बनाना हमने आपको बता दिया कि 3 into 3 के कैसे मैट्रिक्स बनाना है, और उस सारे का डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो ये हमने इसको आपको कॉन्सेप्ट को बता दिया है। टाइम टेकिंग है इसलिए इसको बोर्ड पे हम नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल ये है, इसको देखिए। तो ये जो 4 है, 4 1 4 2 0 0 3 0 3, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसका हम, क्योंकि 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हम इजीली सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट जब इजीली सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ ऐसा, हम सॉल्व करेंगे इस कॉलम के अलोंग, किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जा सकता है। किसी भी कॉलम या फिर किसी भी रो के अलोंग सॉल्व किया जा सकता है। वो आपको बस प्लस माइनस वाला फंडा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम जब सॉल्व करेंगे इसके अलोंग तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं, -2 दिस कैंसल 1 into 3 दैट इज 3, -4 into 0 दैट इज 0। जब ये सॉल्व करोगे तो आएगा -6 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका जो रैंक होगा वो होगा 3। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? हमने 4 क्वेश्चंस को आपको बता दिए, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। इसमें डेटा में गड़बड़ी हो गया कॉपी करने में, तो इस वजह से इसमें टाइम लग गया, तो इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया क्योंकि एक कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 7th लेक्चर के हम 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। 6 क्वेश्चन बचे थे जो हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। चलिए, ये हो गया, ये हमने तो करवा रखा है, ठीक है। हाँ, ये हमने करवा रखा है। हाँ, ये क्वेश्चंस गलती से वो पेज 2 आ गया है। चलिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कितने लोगों ने सॉल्व किया, और सॉल्व किया है तो क्या आंसर है कमेंट कर दीजिए। जो भी लोगों ने इसको सॉल्व किया है तो कमेंट कर दीजिए। ब्राइटनेस का इशू आया है थोड़ा। बताइए, जो सॉल्व किए हैं बताइए इसको। चलिए, अब 2 लोग आपस में भिड़ गए हैं, एक बोल रहे हैं ए, एक बोल रहे हैं डी। चलिए, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना? दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या वीडियो क्लियर है? व्हाइट बोर्ड जो आया है वो क्लियर है? यस और नो? चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, पढ़ते हैं।
ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स खाली पता होना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या होता है, उस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे? रियल मैट्रिसेस ए ऑफ ऑर्डर 3x1, बी 3x3, सी 3x5, डी दिस दिया हुआ आर गिवन मैट्रिसेस बी एंड ई आर सिमेट्रिक। मैट्रिसेस बी एंड ई आर सिमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। The following statements are made with respect to the following matrix product F transpose C transpose B C F is scalar। अब इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट 1 को लेकर के हम चल रहे हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कहता है? मैट्रिक्स प्रोडक्ट F ट्रांसपोज। F ट्रांसपोज कौन सा है? F ट्रांसपोज ये है। तो F जो ट्रांसपोज होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, F ट्रांसपोज एक सेकेंड, हाँ, F ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा, ट्रांसपोज में क्या होता था? रोज कॉलम में बदल जाते थे और कॉलम रोज में बदल जाते थे। क्या हम सही हैं या नहीं? ट्रांसपोज में क्या होता था? रोज कॉलम में बदल जाता था और कॉलम रोज में बदल जाता था। बेसिकली रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते थे। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी चेंज हो जाता था, रिवर्स हो जाता था। तो अगर ये 5x1 का है, अगर F जो है वो 5x1 का है, तो F ट्रांसपोज जो होगा वो 1x5 का हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? अगर ट्रांसपोज लेने पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिवर्स हो जाता है, इट मींस दैट अगर एक मैट्रिक्स A है जिसका की ऑर्डर m×n है, तो ये ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा, A ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो होगा n×m। ठीक है, चलिए क्लियर है। और अगर हम किसी स्टेटमेंट को ऐसे कैमरे के सामने खड़ा होकर के बोलते हैं, तो आपको उसको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो ये हो गया F। ठीक है, पहला लिख दिया हमने। दूसरा क्या है? ये ट्रांसपोज है। दूसरा क्या है? C ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज जो है उसका ऑर्डर क्या होगा? C का 3x5 है, तो C ट्रांसपोज का 5x3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है क्योंकि 5 यहां पे 5, तो कन्फर्मेबल है। ठीक है, उसके बाद B लिखते हैं। तो B का जो ऑर्डर है, B का जो ऑर्डर है वो है 3x3। ठीक है, उसके बाद C का जो ऑर्डर है, C का जो ऑर्डर है वो है 3x5। और इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स है हमारा F, उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है 5x1। बैक करो, बैक करो, बैक करो, बैक करो, बैक करो, हाँ, ये है 5x1। क्या विजिबल है? क्या हमने कॉर्नर में लिखा विजिबल नहीं है? तो हमने बोर्ड को थोड़ा सा और, क्या विजिबल है? ब्राइटनेस इंक्रीज करने की जरूरत है। ओके यार, समझ में भी तो नहीं आता ना हमको, ब्राइटनेस कहां से बढ़ेगा। हाँ, बैक लाइट ऑफ करके देखें क्या? ब्राइटनेस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। हाँ, ब्राइटनेस, चलो ठीक है, दिख तो रहा है। नहीं दिख रहा क्या? अरे भाई, और क्या चाहिए? सही तो है। चलिए ठीक है, देखेंगे उसको कैसे होता है। तो ये हमने लिख दिया, पहला स्टेटमेंट हम देख रहे थे। तो अब यहां से हम देखेंगे कि F ट्रांसपोज C ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा यहां से आएगा निकल करके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। F ट्रांसपोज C ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा F ट्रांसपोज C, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा जो यहाँ पे ऑर्डर आएगा। ये दोनों मैट्रिक्स को भी हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, ये दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किए हैं पहले और यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि कुछ मैट्रिक्स हमारा आ गया है और उसका जो ऑर्डर आया है ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आया है 1x3। क्या हम सही है? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमने ये मैट्रिक्स मान लिया कि यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स आया है। सपोज कर लो कि ये मैट्रिक्स आया M और उसका जो ऑर्डर होगा 1x3 होगा। क्या ये क्लियर है? यस और नो? क्लियर है। अब हम देखेंगे कि अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि B को एज इट इज लिख दो।
बेसिकली हमको मल्टीप्लाई करना है और हम अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इशू नहीं है, सब मल्टीप्लीकेशन कंफर्मेबल है। तो यहां पे हम देखेंगे, हम बी को एज इट इज लिख देते हैं, बी ऑर्डर 3 × 3 और सी, इसको फिर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहां पे लिख देते हैं। यहां पे मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारा एल, और एल का ऑर्डर क्या होगा 3 × 1। क्या हम सही हैं? बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे इस तरीके से कि अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम यहां पे लिख देते हैं। तो ये दोनों जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स के आया और ये जो इसका जो आएगा ऑर्डर वो आएगा 1 × 3, और ए मैट्रिक्स हमारा एल था और एल का ऑर्डर था 3 × 1। क्या यहां से हम बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा आने वाला है आर, क्या इसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं 1 × 1? क्या ये सही है? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। कमेंट करिए, क्या हमने जो किया है वो सही किया है? तो ये क्वेश्चन सबसे हो जाने चाहिए थे और मैं मान के चल रहा हूं कि सब इसको कर लिए होंगे। ये ज्यादा सही है क्या? ये स्क्रीन ज्यादा सही है क्या? तो ये इसका जो ऑर्डर आ गया वो आ गया 1 × 1 का। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मैट्रिक्स प्रोडक्ट। यहां पे देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट, यहां देख रहे हैं हम दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज का जो हो जाएगा, डी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 3 × 5, और एफ का जो होगा, एफ जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर दिया हुआ है 5 × 1, और उसी तरीके से फिर डी का लिखेंगे और डी का जो होगा वो हो जाएगा 5 × 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके यहाँ पे पहुंचोगे, ये कोई मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स को कुछ भी मान लो, और इसका जो ऑर्डर होगा ये दोनों का प्रोडक्ट का वो हो जाएगा 3 × 5, एफ का क्या है 5 × 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1। फिर यहाँ पे डी वाला मैट्रिक्स बचा हुआ है, इसका क्या है 5 × 3। अब इसको क्या है 3 × 1 है। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है नीचे वो आएगा कुछ, उसका वो जो मैट्रिक्स कुछ आएगा उसका ऑर्डर आएगा 3 × 3। बैक करो, बैक करो, बैक करो। क्या क्लियर हो रहा है? यस और नो? इसको मान लो ये आया x और ये हमारा आया y, तो ये यहां से क्या दिख रहा है कि 3 यहां से आया 3 × 1, 3 × 1, यहां से आया 5 × 3, तो ये तो हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, कंफॉर्मेबल ही नहीं है सेकंड स्टेप में। क्या यहां पे कंफर्मेबिलिटी शो हो रहा है या नहीं? यस और नो? यहां पे लिखो नॉट कंफर्मेबल, नॉट कंफॉर्मेबल। यहां पे क्लियरली दिख रहा है क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो ये कॉन्फॉर्मेबल नहीं है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये मैट्रिक्स ये जो स्टेटमेंट है ये तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कंफर्मेबिलिटी नहीं शो कर रहा है, तो ये नॉट कंफर्मेबल है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कैसे है? क्योंकि 1 × 1 का जो मैट्रिक्स होता है, कोई भी मैट्रिक्स आप इमेजिन करो जिसका नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज भी 1 है, तो उसका सिंपल मतलब है कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। हमने पहले भी इस स्टेटमेंट को बोल रखा है। एक मैट्रिक्स सपोज कर लो कि एक मैट्रिक्स ए है और ए मैट्रिक्स जो है वो उसमें एलिमेंट ये है या 1 है, या फिर इसको ऐसे भी कर लो कि कुछ आप ऐसे 5 मान लो। क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है? यस और नो? इज मैट्रिक्स ए स्केलर मैट्रिक्स? जल्दी से बताइए, इज मैट्रिक्स ए स्केलर मैट्रिक्स? कमेंट करिए, ये जो मैट्रिक्स ये है क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है? यस और नो?
चलिए बिल्कुल, स्केलर मैट्रिक्स का सिंपल डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। अब हम यहां पे क्या बात करेंगे, 1 into 1 का है, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, आई इक्वल टू जे। डायगोनल एलिमेंट का केस क्या होता था, आई इक्वल टू जे होना चाहिए। तो आई इक्वल टू जे जब करेंगे तो जो A11 आएगा मैट्रिक्स में, जब हम चेक करते हैं तो आई इक्वल टू जे करते हैं तो क्या है, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो आता है A11। तो ये A11 ही है, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। क्या ये इक्वल है, तो अपने आप में तो इक्वल होगा ही। समझ में आ गया। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहां से हमने देखा कि 1 into 1 का एक मैट्रिक्स आया है, मतलब कहने का मतलब मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, जिसको कि कई लोग सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंगलटन मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्केलर मैट्रिक्स। लिखिए इसको, सिंगलटन मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज ऑलवेज ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। सो हम ऑप्शन को क्लियरली बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो ए इज करेक्ट आंसर हियर, ए इज करेक्ट आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन को आपको क्लियरली समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपसे नहीं बना होगा तो कोई दिक्कत है, यस और नो? स्वर्णा बताइए, कोई दिक्कत है, आपने गलत किया था? चलिए अब आए नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर जो हमने 6 दिया था उस पे आ गया। इस पे क्या है कि ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, ए इनवर्स इक्वल टू दिस, फाइंड ए प्लस बी, जो कि ए इनवर्स में वेरिएबल दिया हुआ है। इसका दो कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप लगा दो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट जब आप लगाओगे तो आप सिंपली यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 माइनस ऑफ 0.103। और जब इसको ए हमारा मैट्रिक्स ए हो गया और ए इनवर्स यहां से लिख दो। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, अरे यार 1/2 है, ओके, ये है 1/2 और ये है हमारा 0 और ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। और ये दोनों मैट्रिक्स, ए क्या है, ए मैट्रिक्स है, ए क्या है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। दिस मस्ट इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज ऑफ ऑर्डर 2 1 1 0 0, ऐसा आना चाहिए। अब इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इसके कॉलम को इसके रो के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करते हैं। जब यहां पे हम ऐसे ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का कोई वैल्यू आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, 2 into half दैट इज 1 एंड माइनस पॉइंट वन इंटू 0 दैट इज 0। तो ये इसको जब ऐसे करके हम करेंगे तो ये हमारा आ गया 1। उसी तरीके से फिर जब हम इसको ऐसे करेंगे तो आएगा 2a माइनस 0.1, बैक करिए बैक करिए बैक करिए, हाँ यहाँ पे आया 1। जब इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2a माइनस 0.1b। फिर अब क्या किया, इसको इससे किया लिख दिया यहाँ पे, इसको इससे किया लिख दिया यहाँ पे, इसको इससे करेंगे तो इसको जब इससे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 और इसको फिर हम इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3b। क्या ये क्लियर है? दिस मल्टीप्लाई दिस रिटन हेयर, दिस रिटन हेयर, दिस रिटन हेयर, दिस रिटन हेयर। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको हम इक्वेट कर देंगे, वही यही इक्वेशन है हमारा 1 1 0 0। अब यहां से क्लियरली आप देख सकते हो 3b इक्वल्स टू 1 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3b इक्वल्स टू 1, इट इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 1/3। और इसी तरीके से लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और इक्वेशन है हमारा, क्या है, 2a माइनस 0.1b है, तो b का वैल्यू 1/3 है, तो हम लिख सकते हैं 0.1 को लिख रहे हैं, ध्यान से ये सब मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। 1/10 0.1 को लिख दिया, b का वैल्यू लिख दिया 1/3 इक्वल्स टू 0। जब इसको आप इक्वेट करोगे तो यहां से आ जाएगा
a इक्वल्स टू 1/60। तो ये आ गया 1/60 और b आ गया 1/3। 1/3 बैक करो बैक करो बैक करो। हाँ, अब यहां से हम कहेंगे कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा 1/3 प्लस 1/60, और हम क्लियरली इसको कह सकते हैं कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो इसका एलसीएम होगा 60 होगा, तो 21 प्लस 60 हम बोल सकते हैं। क्या कोई ऑप्शन ऐसा मेरा है? तो नहीं है। क्या हमने सब्ट्रैक्शन में कहीं गलती किया है? क्या हम b का इसका वैल्यू कहीं नेगेटिव में आ रहा है? ध्यान से देखिए इसको, और अगर कहीं गलती दिख रहा है तो आप लोग बताइए। 21, हाँ बिल्कुल, ये हो गया 7/20, दिस 3 टाइम्स, दिस 20 टाइम्स। बैक करो बैक करो बैक करो। तो ये सारी चीजें भी आपको एग्जाम में ध्यान देना है। तो ये आपका हो गया 7, ये हो गया 20। तो 7/20 दैट इज ए इज करेक्ट आंसर। हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, और यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई भी करना है। चलिए गुड छविलाल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्या आप लोगों में कई लोग, कितने लोगों का आंसर ये सही है? कितनों लोगों ने इसको सही सॉल्व किया था बताइए। चलिए गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, एंड ए ट्रांसपोज इज, सॉरी, ए टू द, जो मैट्रिक्स का टी ऐसा जो सिंबल है इसको हम बोल रहे हैं ए ट्रांसपोज, मतलब ये ए ट्रांसपोज है बेसिकली, सिंपल। The sum and difference of these matrices are defined as S is equals to A plus A transpose and difference is equals to A minus A transpose। हमने जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने ये क्लियरली बोला था कि A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट A इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, हमने वहां पढ़ाया था कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड वहां पे कंडीशन क्या था? इट इज नॉट नेसेसरी दैट A इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना कोई जरूरी नहीं है। A एक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो भी A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या अभी हमने जो बोला है वो क्लियर है, या फिर मैं एक बार फिर से बोलूं? कमेंट करिए, कमेंट करिए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया था, और मैं, अगर आप कमेंट करते हैं तब तक मैं उस प्रॉपर्टी को लिख दूं। क्या लिखूं? कि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A plus A transpose is a symmetric matrix। एक और स्टेटमेंट हमने लिखा था, A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी में लिख देते हैं ना। हाँ, इसी में लिख देते हैं देन दिस, और एक और स्टेटमेंट है हमारा, A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो S है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा क्या कह रहा है? दोनों को स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, तो दूसरा भी हो गया गलत। और तीसरा क्या कह रहा है? A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड D इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो तीसरा भी हो गया गलत।
और चौथा बोल रहा है S इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड D इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो चौथा है वो हमारा सही है, सो D इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? और ये जो दोनों स्टेटमेंट है इसको फील करने के लिए ज्यादा रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं है। यहां पे लिख दो कि फील कैसे करना है, फील करना है। फील कैसे करना है? फील करने के लिए आप सिंपली इसको लिख दो। तो यहां पे लिखोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए। क्या इसको आप बोल दो कि किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज, इसको अगर हम बोल दें कि ये हमारा एम मैट्रिक्स था तो एम का ट्रांसपोज क्या एम के बराबर है? तो अगर किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होगा तो यही तो डिफाइन करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आपका आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सिंपल। यहां पे हमने क्या कंडीशन पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स एम है और उसका अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम आना चाहिए। ये होता था अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन। क्या ये सवाल क्लियर है? आगे बढ़ें। एक बार और बोलें, चलिए ठीक है एक बार और बोलते हैं। क्या बोल रहे थे? थोड़ा याद तो दिलाओ यार, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं भूल जाते हैं। हमने बोल रहा था, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ बात कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा और इसको कॉपी करिएगा। बात ये कर रहे थे कि सिंपल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सुनिएगा ध्यान से, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is a square matrix, then A plus A transpose is a symmetric matrix. It is not necessary that A is a symmetric or a skew symmetric matrix. A symmetric है या skew symmetric है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस सिर्फ A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर से सुनिएगा दूसरा स्टेटमेंट कि A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहां पे कोई नेसेसरी नहीं है कि एक कैसा मैट्रिक्स है, सिर्फ ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक पे कोई कमेंट ही नहीं है ए के लिए। यहां पे वही स्टेटमेंट हमने लिखा है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट हमने बोल दिया और यहाँ पे लिख भी दिया है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अपराजित। चलिए ठीक है, ये सवाल सबको समझ में आ गया, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ये बहुत आसान सवाल है, ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने बना लिया होगा। कैसे करना है? यहां पे लिखा हुआ है पी क्यू का पावर, ध्यान से देखिएगा, -1 इंटू पी। ये मैट्रिक्स है, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, इसको सिंपल प्रोडक्ट बता रहा है कि कैसे होगा। तो हम बोलेंगे कि देखिए इनवर्स में क्या होता था ना, इनवर्स में जो लॉ होता था वो क्या होता था, ऐसे चेंज हो जाता था। हमने पढ़ा था ना, ए बी है और इसका जब इनवर्स लेते थे तो आता था बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है, ए प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है। इस प्रॉपर्टी के मदद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को कि क्यू इनवर्स पी इनवर्स इंटू पी। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यहां पे हम कह सकते हैं कि इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, तो ब्रैकेट को आप हटा भी सकते हैं और आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर है? ये प्रॉपर्टी हमने बताया है, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। और ये खेला कैसे होता है? ये खेला वो ट्रांसपोज वाला खेला से होता है। तो अबराजीत ने कह दिया कि अब ये अगर आप लिख दिए तो मैं आंसर तुरंत से बता दूंगा आपको, और यहां से जो आंसर आ जाएगा ये पी इनवर्स और पी मिलकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, कि हो जाएगा
क्यू इनवर्स, और क्यू इनवर्स हो जाएगा तो यहां से इजिली हम कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या ये क्लियर हो गया? हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था, इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है कि ए बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ए बी सी डी, देखिए ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा था, इसका इनवर्स क्या लिखेंगे? डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर पढ़ा था ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसी तरीके से ए बी सी डी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं दोबारा लिख दिया इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लो अगेन एंड अगेन और रिमेंबर कर लो अगेन अगेन एंड अगेन। चलिए क्लियर है? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है कुछ ऐसा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको रखना होगा पेशेंस, क्योंकि इसमें जरूरत है आपको कैलकुलेशन थोड़ा इसमें लगता है, क्योंकि इसमें आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लिखा हुआ है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस E and F is G. Matrices E and G are this and this. What is the matrix F? अब ध्यान से देखना, बोल रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स, जो E और F का मल्टीप्लिकेशन है वो G है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू? यहाँ पे दिया हुआ है कि EF इक्वल्स टू G, ठीक है? और G जो है हमारा वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे हम लिख रहे हैं आई ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, इसको आई मत समझना, ई एफ जी चल रहा है तो वो आई भी आ गया, ऐसा नहीं है। आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे गिवन है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ई एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ई इंटू ई एफ, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो, F इज इक्वल्स टू E इनवर्स। कैसे किया? कैसे किया भैया बताओ? तो ऐसे किया कि इधर हमने इसको हमने किया ऐसा कि मल्टीप्लाई किया हम E इनवर्स से, मल्टीप्लाई किया E इनवर्स से। कौन सा मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया? तो लेफ्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। यहां पे लिखो लेफ्ट मल्टीप्लाई किया, यहां पे लिखो लेफ्ट मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ई इनवर्स किया, तो यहाँ पे ई इनवर्स और ई मिल करके हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बच गया सिर्फ एफ। और इसी तरीके से इधर भी मल्टीप्लाई किया हमने ई इनवर्स से, तो ई इनवर्स आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया कि एफ जो होगा वो ई इनवर्स के बराबर होगा। क्या ये क्लियर है? क्या सर हम इनवर्स और ट्रांसपोज को सेम बोल सकते हैं? कहीं कहीं सेम हो जाता है सर। बिल्कुल सेम हम नहीं बोल सकते हैं। इनवर्स एंड क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोज। अरे ट्रांसपोज तो बहुत अलग, एक बार के लिए आप एडजॉइंट भी बोलते तो हम सोच भी लेते थोड़ा सा। एक बार के लिए अगर आप एडजॉइंट बोलते तो हम 1 मिनट के लिए सोच सकते थे, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू जहां 1 होगा वहां पे खेला हो जाएगा। जहां पे डिटर्मिनेंट वैल्यू, अब ध्यान से देखिएगा, ट्रांसपोज का तो कोई मतलब ही नहीं है, ट्रांसपोज तो बच्चा वाला खेल है। इनवर्स और एडजॉइंट की बात कर रहे हो, ट्रांसपोज से कंपैरिजन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ट्रांसपोज और इनवर्स में तो बिल्कुल जो है ना अस्मीन और जमान का अंतर वैसा है एकदम, जैसा कि कंटेंट माइनिंग पाठशाला और दूसरे प्लेटफॉर्म के अंतर है वैसा है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में, यहां पे हमने लेफ्ट मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो अभी रिजल्ट आया है वो आया है कुछ ऐसा, एफ इक्वल्स टू ई इनवर्स। एक चीज तो हमको पता चल गया कि हमको एफ नहीं फाइंड करना है बल्कि हमको ई इनवर्स फाइंड करना है। अब ई इनवर्स तो आपको फाइंड करने आता ही है। कैसे आता है? ई इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं? ई इनवर्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ ई। मॉड इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ई। तो क्या आपको ये पता है? अब आप देखिए, जो अभी राजू बोल रहे थे क्या इनवर्स और अगर एडजॉइंट बोलते तो जहां पे डिटर्मिनेंट 1 होगा तो इनवर्स और एडजॉइंट एक जैसा हो जाएगा।
अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पे अगर हम बोल दें कि ई का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 1 है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ई का इनवर्स और एडजॉइंट सेम है। बट ट्रांसपोज का तो कोई मतलब ही नहीं मेरे भाई। राजू जी कमेंट करिए और बताइए। चलिए, तो यहां हमने पहुंच गया, यहाँ ये हमारा कंडीशन आया। हम कह रहे हैं बेसिकली हमको एफ नहीं फाइंड करना है बल्कि ई इनवर्स फाइंड करना है। तो ई इनवर्स का हम लिख दिए कि ऐसा होता है। तो अब हमको करना है इसका एडजॉइंट फाइंड। पहले हम डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का जो यहां से हम देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट यहीं पे देख लो ना, ई का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये 0 0 है, ये 0 0 है, इसके अलावा खोल देते हैं, इसके अलावा खेलेंगे 1 के अलावा, तो कॉस इंटू कॉस। आप ध्यान से देखिएगा कि इस कॉलम के अलोंग या फिर इस रो के अलोंग हम खोलेंगे, जब इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे इसके अलोंग, तो 1 लेंगे, तो यहां से cos इंटू कॉस हो जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे जो हो जाएगा 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू आएगी ये 1 आ जाएगी। तो जो आप राजू जी बोल रहे थे कि यहां से एक चीज और हमको पता चल गया कि ए इनवर्स है वो नथिंग बट एडजॉइंट, ए इनवर्स नहीं है बल्कि वो ई इनवर्स है। ई इनवर्स जो है वो नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ ई, दैट इज 1। तो यहां से हमको पता चल गया कि ई इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ई के बराबर है। तो अब हमको सिर्फ फाइंड करना है कि एडजॉइंट ऑफ ई क्या होगा। कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ समझ में आ रहा है, यस और नो, कमेंट करिए। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको पता चला कि जो एफ मैट्रिक्स है वो जो है वो ई इनवर्स के बराबर है। तो हम कह रहे हैं कि हमको एफ नहीं फाइंड करना है बल्कि ई इनवर्स फाइंड करना है। और ई इनवर्स फाइंड करने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ ई। और यहां से हमने मॉड ऑफ ई जब निकाला या डिटरमिनेंट जो निकाला तो वो आ गया 1। तो हम बोल रहे हैं कि ई इनवर्स नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ई। तो अब तो हमको बेसिकली एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या था? एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या था? एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका था कि हम सबसे पहले इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करने चले हैं और यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो आप सबसे पहले क्या करते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हो, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हो। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हो फिर उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो वो हो जाता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट यहां पे लिखो, एडजॉइंट ऑफ ई इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहां से हम कैसे देख सकते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स देखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स देखेंगे, इसका ध्यान से देखिएगा, cos थीटा है, दिस कैंसल cos थीटा इंटू 1, यहां पे हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स में। ध्यान से देखिएगा, cos ऑफ थीटा, ध्यान से देखिएगा, गलती होगा बताइएगा। सेकंड वाला है माइनस ऑफ साइन थीटा, या दिस कैंसल साइन थीटा इंटू 1, बल्कि यहाँ सेकंड वाला एलिमेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। जिनको समझ में नहीं आया कि माइनस प्लस कैसे ले रहे हैं, वो फिर से वो वाला वीडियो देखेंगे कि पहला एलिमेंट प्लस होता है, सेकंड एलिमेंट माइनस होता है। किसलिए माइनस होता है? क्योंकि i प्लस जे इसमें 3 होता है और -1 का पावर 3 माइनस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इसके किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? पहले cos थीटा के लिए सॉल्व किए, cos थीटा के लिए सॉल्व किए तो दिस कॉलम कैंसल, दिस रो कैंसल, cos थीटा इंटू 1 हो गया cos थीटा, 0 इंटू 0 -0 हो गया, तो उसको हमने नहीं लिखा है, ये हो गया cos थीटा। उसी तरीके से इस एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा है, माइनस ऑफ साइन थीटा के लिए जब लिखेंगे दिस कैंसल साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, बट जो एलिमेंट है इसका i प्लस जे 3 है, इसलिए माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम लिखेंगे जीरो के लिए दिस कैंसल साइन थीटा इंटू 0 0 cos थीटा इंटू 0 0, यहाँ पे हो गया आपका 0। तो ये हो गया इस तरीके से पहला। अब उस तरीके से साइन थीटा के लिखेंगे, साइन थीटा के लिखेंगे दिस कैंसल माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू 1 0 इंटू 0, तो माइनस ऑफ साइन थीटा है यहाँ, बल्कि एलिमेंट फिर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। आपको कोफैक्टर निकालने आना चाहिए हर एक एलिमेंट का। हम कोफैक्टर लिख रहे हैं, कैसे लिखे साइन थीटा का? फिर से देख लीजिएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अब क्या आ गया 0 इंटू 0, तो 0 हो गया। तो माइनस साइन थीटा तो आया है, लेकिन चूंकि ये जो एलिमेंट है इसका i प्लस जे 3 है, तो -1 का पावर 3, वहां भी -1 आएगा, तो माइनस माइनस मिलकर के ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब लिखेंगे cos थीटा के लिए दिस कैंसल
बच गया cos थीटा इंटू 1, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे जीरो के लिए दिस कैंसल, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, दैट इज माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1, और ये एलिमेंट 0 है, तो ये हो गया 3 प्लस 2 यहाँ पे आएगा तो 5 आएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। जहां पे गलत होगा आप लोग बताइएगा। अब चलेंगे जीरो की ओर, दिस कैंसल, माइनस साइन थीटा इंटू जीरो कॉस थीटा इंटू जीरो, तो यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो आने वाला है। फिर लिखेंगे इस जीरो के लिए दिस कैंसल, कॉस थीटा इंटू जीरो साइन थीटा इंटू जीरो, तो ये भी जीरो आने वाला है। उस तरीके से देखेंगे इस एलिमेंट के लिए, तो ये हो जाएगा आपका, इस एलिमेंट के लिए देखेंगे तो कैसे होगा, हाँ ये हो जाएगा दिस कैंसल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा 1। क्या हमने सही लिखा है, यस और नो? क्या हमने सही लिखा है, यस और नो? कमेंट करिए। अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ई। क्या हमने सही लिखा है, क्या हमने सही लिखा है? फिर से चेक कर लीजिए, cos थीटा है, cos थीटा का लिख दिया cos थीटा इंटू 1, दैट इज cos थीटा, माइनस sin थीटा है, इसका लिख दिया sin थीटा इंटू 1, sin थीटा इंटू 1 लिखा, बट माइनस साइन आया इस वजह से माइनस हो गया। उस तरीके से हमने जीरो के लिए लिखा तो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया माइनस और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने शायद गलती किया है। देखिए ध्यान से, जीरो है इसके लिए लिख रहे हैं दिस कैंसल साइन थीटा इंटू जीरो कॉस थीटा इंटू जीरो, बिल्कुल सही है, जीरो है। उसके बाद देखेंगे साइन थीटा के लिए हमने लिखा दिस कैंसल, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो। साइन थीटा वाला आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स चेक कीजिएगा। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, दिस रो कैंसल दिस कॉलम कैंसल, माइनस साइन थीटा इंटू 1 दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा, और साथ में हमने किया कि माइनस यहां से भी आएगा तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा, बिल्कुल सही। cos थीटा के लिए क्या किया, दिस कैंसल cos थीटा इंटू 1 तो हो गया cos थीटा। फिर इसके लिए लिखेंगे दिस कैंसल, इस तरीके से लिखेंगे cos थीटा इंटू जीरो माइनस साइन थीटा इंटू जीरो। क्या यहाँ पे जीरो आएगा, इसको चेक करके बताइए। इस जीरो के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेकेंड रो कैंसल, ये वाला कॉलम कैंसल। अब लिखेंगे cos थीटा इंटू जीरो, तो जीरो हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू जीरो, तो जीरो हो गया, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये भी जीरो है। यस सर, जीरो आएगा। सेकंड रो लास्ट वन जीरो, बिल्कुल हमने इसको कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज सॉल्व करना है। जब ट्रांसपोज जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, यहां पे हो जाएगा जीरो, यहां पे हो जाएगा साइन थीटा नेगेटिव का, यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पे हो जाएगा जीरो, यहां पे हो जाएगा जीरो, यहां पे हो जाएगा जीरो, यहां पे हो जाएगा 1, और ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एडजॉइंट हो गया, और एडजॉइंट ही इनवर्स के बराबर है, तो कॉस साइन माइनस साइन कॉस, यहां पे हो गया 1। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा बता रहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या ये क्लियर है, यस और नो? क्लियर है? ये कैसे सॉल्व किया, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम इसको लिख करके यहां से एक हमने एक्सप्रेशन निकाला। क्या एक्सप्रेशन निकाला कि f इक्वल्स टू ई इनवर्स है, और f इक्वल्स टू ई इनवर्स है तो हमको f फाइंड करना है। तो f फाइंड करना है तो हम बोल सकते हैं कि हमको ई इनवर्स फाइंड करना है। ई इनवर्स को हमने लिख दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ई होता है। यहां से हमने देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई जो है वो 1 है, तो यहां से हम बोल रहे हैं कि ई इनवर्स फाइंड करना है, बल्कि एडजॉइंट ऑफ ई फाइंड करना है। यहां से हमने एडजॉइंट ऑफ ई निकालने के लिए देखा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने इसे लिख दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, और फिर हमारा यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गया, जो कि ये जो मैट्रिक्स है इसको आप ऐसे भी लिखो, हाँ यही मैट्रिक्स तो बराबर है ई इनवर्स के और एफ के। तो यहां से हमारा हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े, यस और नो? कमेंट करिए। क्लियर क्लियर क्लियर। रैंक एकदम ऐसे ना, रैंक का हीरो बन जाना है। रैंक का हीरो बनोगे तो एग्जाम में रैंक का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दोगे, और फिर वहां भी ये हीरो वाला रैंक आएगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं लास्ट सवाल की ओर, आज के दिन का लास्ट सवाल। ये हो गया, एक मैट्रिक्स है, द टॉप रो ऑफ आर इनवर्स, आर माइनस वन हम बोल रहे हैं, वो है आर इनवर्स इज।
तो आपको सिंपल क्या करना है, आप जो सिंपल जो बच्चा होगा वो क्या सोचेगा सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए वो सोचेगा बच्चा, सॉल्यूशन के लिए क्या सोचेगा, सॉल्यूशन ऐसे लिखेगा, अब बोलेगा कि हम सबसे पहले आर इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आर इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, आर इनवर्स इज इक्वल टू जो होता है, आर इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो वो कहेगा कि हमको इस स्टेप से ये वाला जो प्रक्रिया है, ये वाला जो पाथ है, उस पाथ से हमको गुजरना है। तो हम कहते हैं कि बाबू एक काम करो, तुम यहाँ पे जल्दी से, तेज तो हो ही, तो यहाँ पे लिख दो कि आर का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो क्या होगा। तो हम तो यहाँ पे इजीली सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कर दीजिए। 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया, तो +3 हो गया। उस तरीके से 0 का 0 हो गया, उसी तरीके से प्लस करेंगे तो माइनस, प्लस नहीं है फिर बाबू, फिर है -1 और इस तरीके से दिस कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 1 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 6 - 2। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 5, और यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4, तो 5 - 4 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1। तो एक चीज तो हमने सॉल्व कर लिया कि अब हमको बेसिकली एडजॉइंट ऑफ आर फाइंड करना है। दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ आर अपॉन 1। ठीक है, अब एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में आपको, पिछले सवाल में बताया है, बट आपको वैसे फाइंड नहीं करना है, आपको यहाँ पे लगाना है दिमाग। दिमाग लगाना कैसे है, आपको क्या बोल रहा है कि टॉप रो बस पूछा है, आपको पूरा इनवर्स तो पूछा ही नहीं है, आर इनवर्स आपसे नहीं पूछा है, आर इनवर्स का आपको टॉप रो पूछा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को। क्या कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते थे, हम करते थे कुछ ऐसा कि अगर जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, हाँ, कोफैक्टर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे। एडजॉइंट के लिए क्या करते थे, एडजॉइंट निकालने के लिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे। ध्यान, समझ में आ रहा है, यस और नो? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे तो क्या करते थे, बेसिकली हम कहते थे कि अगर A11 है, ए जो है A12 है, A13 है, इस तरीके से A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। अब हम कहते थे बाबू इसका हमको लेना है ट्रांसपोज, ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, और इसका हम लेते थे ट्रांसपोज। लेकिन ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा ऐसे कि अब हमको करना क्या है, हमसे पूछा इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, लेकिन एडजॉइंट का हमको फर्स्ट रो ही तो बताना है, क्योंकि एडजॉइंट और इनवर्स ए बराबर है। एडजॉइंट और इनवर्स तो यहां से पता चल गया कि बराबर है। ये जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहां पे पता चल गया कि आर इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय 1, दैट इज एडजॉइंट ऑफ आर। तो यहां हमको पता चल गया कि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेना है, बट एडजॉइंट ऑफ आर का हमको सिर्फ फर्स्ट रो चाहिए, टॉप रो, मतलब ऐसा वाला रो चाहिए, बट ये वाला रो फर्स्ट रो नहीं है क्योंकि अभी ट्रांसपोज करना बाकी है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका हमको कॉलम पूछा गया है, ये बेसिकली आंसर आपसे ये पूछा गया है। क्या क्लियर है, क्या जो मैं अभी बताया वो क्लियर है, यस और नो? हमने क्या बताया कि आपको पूरा एडजॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप बस कॉलम 1 को फाइंड करो। आपको यहां पे करना क्या है कि यहां इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख करके कॉलम 1 फाइंड कर दो, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख करके कॉलम फाइंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब यहां से देखो आप लोग ऐसे कि असली सॉल्यूशन तो यहां से कॉन्सेप्ट वाला शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, आर हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो अब हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर, ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, अब देखिएगा कैसे लिखता हूं मैं, हम लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, 1 इंटू 2 माइनस ऑफ 1 इंटू -1 दैट इज 3, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 1 के लिए लिख रहा हूं 1 इंटू 2, 3 इंटू -1 -3 प्लस करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, दैट इज
5, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5। ध्यान से देखिएगा, अब हम इसके लिए नहीं जा रहे हैं, अब हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। और क्यों सॉल्व कर रहे हैं अभी हमने आपको बताया है और फिर से बताएंगे। तो ये 2 है, तो 2 की वजह से यहाँ पे क्योंकि i प्लस जे इसका ऑड आएगा तो ये हो जाएगा -1। एक चीज, दूसरी चीज, अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, दिस कैंसल, 0 इंटू 2 0, माइनस दिस कैंसल, 0 इंटू 2 3 इंटू -1 दैट इज माइनस ऑफ 3, वो हो जाएगा +3, और +3 की जगह यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिकली -3। कैसे आया? 2 के लिए लिख रहे हैं तो दिस कैंसल, 0 इंटू 2 0, माइनस 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +3। चूंकि यहाँ पे पोजीशन इसका ऐसा है कि -1 फिर से आएगा तो ये हो जाएगा -3। अब फिर से देखो, अब इसके लिए लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं ऐसे ये बताएंगे आपको। 2 के लिए लिखेंगे दिस कैंसल, 0 इंटू -1 हो जाएगा 0, 1 इंटू -1 तो -1, चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हो जाएगा +1, और इसका पोजीशन कैसा है? पोजीशन बिल्कुल सही है, इसलिए हो जाएगा ये +1। तो ये हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करना है? बाकी सब एलिमेंट का मान लेते हैं कि कुछ कुछ आया होगा, बाकी सब एलिमेंट का कुछ कुछ आया होगा। ये हमारा हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। बट एडजॉइंट के लिए क्या करते थे? एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट ऑफ R इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही तो ट्रांसपोज लेते थे। और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो जो मैट्रिक्स आएगा हम बोल सकते हैं कि बाबू बात है ऐसा कि ये वाला जो कॉलम है ये रो में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 5 -3 1, और बाकी सारे एलिमेंट कुछ कुछ होंगे, उससे तो हमको मतलब ही नहीं है। हमें तो टॉप रो चाहिए था। क्या हमने टॉप रो निकाल दिया? क्या ये आंसर है? क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे हमने किया? हमने पूरा एडजॉइंट फाइंड नहीं किया, हमने पूरा इनवर्स फाइंड नहीं किया, हमने बस चालाकी दिखाया कि हमको टॉप रो पूछा गया है तो कहीं ना कहीं कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमसे पहला कॉलम पूछा गया है। क्या ये तरीका क्लियर हुआ यहां पे कि हमने पूरा एडजॉइंट क्यों नहीं फाइंड किया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही होता है टाइम सेविंग इन एग्जाम। दूसरे बच्चे क्या करेंगे कि पूरा वो एडजॉइंट फाइंड करने में निकल गए, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हैं। चलिए ऑल क्लियर। अब बढ़ते क्या है, ये हमारा आज का लास्ट सवाल था, तो हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए कि क्या दिक्कत है, या पूरा दिक्कत है तो बोल दीजिए पूरा दिक्कत है। जैसे होता है ना कि दाल में कुछ काला है, या पूरा दाल ही काला है, तो बताइए। कोफैक्टर निकालते वक्त अलोंग कॉलम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का, समझा नहीं? कोफैक्टर निकालते वक्त अलोंग कॉलम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो नेगेटिव साइन का पूछ रहे हैं ना आप, सब्ट्रैक्शन का भी कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अजय कैसे निकाला हमने? कॉलम के अलोंग निकाल रहे हैं, तो पहला एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। पहला एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? पहला एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, ध्यान से देखिएगा, -1 का पावर 1 + 1 पोजीशन है दैट इज 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3, तो माइनस 2 बार आया तो ये हो जाएगा +3। क्या ये 5 आ गया? इसके लिए हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे दूसरा एलिमेंट दैट इज 2 के लिए, 2 के लिए लिखेंगे तो आएगा -1 का पावर 1 + 2 दैट इज 3। अब लिखेंगे 2 के लिए लिख रहे हैं दिस कैंसल, 0 इंटू 2 तो आ जाएगा 0, और 3 इंटू -1 माइनस करना है, माइनस और माइनस ऑफ 3 ये हो जाएगा +3, इस तरीके से आ जाएगा -3। क्या पहला एलिमेंट के लिए हमने लिख दिया, दूसरा एलिमेंट के लिए लिख दिया, और तीसरा को भी इसी तरीके से लिख देंगे। क्या अजय क्लियर है? हमने कोई भी रूल होगा, क्या ये क्लियर है? रूल कुछ भी अलग नहीं है, रूल सिंपल। देखो यार क्या बात करते हो, 2 4 9 1 2 3 4 6 7 कोफैक्टर लिखते हैं। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं? अब आप बोल रहे हो तो मैं कॉलम के अलोंग लिखता हूं, कॉलम के अलोंग लिखता हूं, 2 के लिए लिख रहा हूं। सिंपल है ना मेरे भाई, ऐसे लिखना है। 2 के लिए लिखना है, जो पहला एलिमेंट है 2, 2 के लिए लिख रहा हूं। 2 के लिए कोफैक्टर कैसे लिखाता है? कोफैक्टर लिख रहा हूं, कोफैक्टर 2 के लिए लिख रहा हूं। पोजीशन क्या है? 1 1।
पोजीशन क्या है 1 1, इसके लिए कैसे लिखता है, इसके लिए कोफैक्टर लिखते हैं माइनस ऑफ 1 का पावर i प्लस j, 1 प्लस 1 दैट इज 2। ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे 2 इंटू 7 दैट इज 14, फिर लिखेंगे 6 इंटू 3 दैट इज माइनस ऑफ 18। हमने 2 के लिए लिख दिया, अब लिखेंगे हम 1 के लिए, कॉलम के अलॉन्ग खोल रहे हैं, कॉलम के अलॉन्ग खोल रहे हैं। अब 1 के लिए लिख रहे हैं, पोजीशन क्या है 1 का पोजीशन है 2 1। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस 1 का पावर, हाँ माइनस ऑफ 1 का पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3, ये कैंसल 4 इंटू 7 28 माइनस 6 इंटू 9 दैट इज 9 इंटू 6 54। क्या क्लियर है? अब लिखेंगे चौथा, ये 4 के लिए, इसका एलिमेंट का पोजीशन क्या है 3 1, इसको लिखेंगे कैसे, माइनस ऑफ 1 का पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4। और ये सभी यही तो है, क्या अजय क्लियर है? अरे रूल क्या अलग होगा मेरे भाई, रो के लॉन्ग लिखो, कॉलम के लिए लॉन्ग लिखो, प्लस माइनस वाला फंडा चलते रहेगा, ऑड इवन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ट्रांसपोज कर देते हो तो रो कॉलम में बदल जाता है, ट्रांसपोज कर देते हो तो रो तो कॉलम में बदल जाता है, तो क्या फर्क पड़ना चाहिए फिर। अब यहां से देखो 4 के लिए लिख रहे थे, लिख ही देता हूं, अब क्लियर हो गया तो उससे क्या, 4 के लिए लिख रहा हूं, पोजीशन क्या है 3 1 माइनस 1 का पावर 4। अब ध्यान से देखना, अब दिस कैंसल 4 इंटू 3 12 माइनस 9 इंटू 2 18। क्या फर्क पड़ रहा है? अब इसके अलॉन्ग भी लिखोगे तो यही मेथड अपनाओगे, अगर रो के अलॉन्ग भी अगर कोफैक्टर लिखोगे तो यही मेथड अपनाओगे ना। चलिए क्लियर है, तो इसको हम इरेज कर दें या रहने दें, इसको सेव कर देंगे क्या पीपीटी में या रहने दें? अरे बताइए, इसको पीपीटी में रहने देंगे या इसको इरेज कर दें? अरे बताइए मेरे भाई, इसको रहने दें या इरेज करें? अभी 2 सवाल हमको आपसे पूछना है, पहले बताइए कि इसको रहने दें या इरेज करें। नहीं बताइएगा, चलिए कोई तो बता दिया, इसको इरेज करेंगे ऐसे कि यहां से ऐसे करते हैं, तो ये हो गया इरेज। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू करें नया टॉपिक या फिर आज रहने दें। मेरा तो मन थक गया, अब हमको लगता है रहने देते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। बताइए, जो रैंक फाइंड करने का जो मेथड है अलग अलग, कैनोनिकल मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, नॉर्मल मेथड, इक्लियन मेथड, उसको रहने दें या आगे बढ़ें? सेम सर, अरे मैं पूछ रहा हूं कि उसको आज स्टार्ट करूं या फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास मतलब कल। 10 क्वेश्चन हुए हैं, अगर आप कहेंगे कि तो एक आध सवाल और मैं ढूंढ करके दे सकता हूं आप लोग को। एडजॉइंट और इनवर्स के 15 क्वेश्चंस जो बेसिक वाले होते हैं वो हमने लेक्चर नंबर 5 के फोल्डर में अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और लोग कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इक्लियन मेथड जो है आज हम क्या करेंगे, लेक्चर को हमने डाल दिया रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली वहां पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है लेक्चर नंबर 9 में। आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि ये जो लेक्चर चल रहा है थोड़ा स्लो है, पहला चैप्टर है, तो फिर से वही बात कि आपका इंजन गर्म कर किया जा रहा है, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मुश्किल से 1 से 2 लेक्चर और मुझे लेने होंगे। बेसिकली जो हमने ये रैंक निकालने का जो तरीका आपको बताया डिटर्मिनेंट वाला, माइनिंग गेट एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं पूछता है, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी रैंक निकालने का मदद मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जहां तक पढ़ा है वहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे के रैंक वाले लेक्चर में 1 से 2 लेक्चर रैंक में लगेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 1 से 2 लेक्चर, और 1 से 2 लेक्चर आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम में। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आज 9th लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो 14 लेक्चर होते होते हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा,
और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम भी तो हर क्लास में कर ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे दें। अरे क्वेश्चन एडजॉइंट और इनवर्स का अपलोडेड है, एडजॉइंट और इनवर्स का क्वेश्चन अपलोडेड है, आप उसको सॉल्व करके आना। 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ साथ क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं लेक्चर नंबर 5 के फोल्डर में। ठीक है, डीएनएस सुवर्णा लेक्चर नंबर 5 के फोल्डर में एडजॉइंट और इनवर्स पे बेसिक क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसको आप सॉल्व करके आना। उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, 2 पीडीएफ अपलोडेड हैं उसमें, सॉल्यूशंस के अलग, क्वेश्चन के अलग। क्लियर है? क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो कमेंट करके बताइए। कमेंट लेट आता है, समझ गए? चलिए ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन की बात रही तो हर क्लास में हम क्वेश्चन देते हैं। मैथमेटिक्स की क्वेश्चन की चिंता नहीं करना है, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन के लिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है। हम जो क्लास में करवाते हैं दैट्स इनफ। अगर वो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूं अगर वो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका मैथमेटिक्स के लिए गेट 2026 में। चलिए ठीक है, तो यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। आज का क्लास एंड करते हैं, अगले क्लास में हम रैंक निकालने का दूसरा मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।